दोस्तों आगे वीडियो में आप देखेंगे कैसे असदुद्दीन ओवैसी पाकिस्तान और गोदी मीडिया के एक साथ लंका लगा रहे हैं। गोदी एंकर ओवैसी जी के मुंह से अपने मालिक की तारीफ सुनना चाह रहा था, लेकिन उसकी उम्मीदों पर ओवैसी जी ने बड़ी शानदार तरह से पानी फेरते हुए उसकी जबरदस्त बोलती बंद की है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ओवैसी का ये पहला इंटरव्यू है जिसमें वो पाकिस्तान की ऐतिहासिक बेइज्जती कर रहे हैं। दोस्तों वीडियो बेहद शानदार है, इसलिए अंत तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में गोदी एंकर के एक सवाल के जवाब में ओवैसी जी ने अंधभक्तों को गजब तरह से रेल दिया है, वो देखना मत भूलेगा। चलिए आपको आगे का पूरा इंटरव्यू दिखाते हैं। अच्छा, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे ओवैसी साहब कि हिंदुस्तान इतना बड़ा इतना कड़ा एक्शन लेगा और एक साथ इतना 100 किलोमीटर दूर अंदर जाकर लश्कर के हेडक्वार्टर पर, जैश के हेडक्वार्टर पर, हिजबुल मुजाहिदीन के हेडक्वार्टर पर हमला करेगा? देखिए, ये स्ट्रेटेजी, रणनीति जिसको हम कहते हैं, ये तो हुकूमत तय करेगी ना। मानक साहब के कान में आकर कोई पुक्कर बोलेगा ना असदुद्दीन ओवैसी को बोलेगा। तो ये तो सरकार को तय करना था, उन्होंने तय किया, क्योंकि ऑल पार्टी मीटिंग में हम सब ने कहा था कि आपको इंसाफ करने के लिए जो एक्शन लेना है टेररिज्म को रोकने के लिए आप लीजिए। तो सरकार ने लिया और हमने हमारी आर्म फोर्सेस को और सरकार को उसका कॉम्प्लीमेंट दिया है। और जैसा कि आपने शुरुआत में कहा कि अभी भी वो ऑपरेशन जारी है, खत्म नहीं हुआ अभी भी। हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान के ऊपर एक सेन वॉइस उन पर उतरेगी और वो ज्यादा एस्केलेशन नहीं करेंगे। कश्मीर को लेकर ओवैसी साहब मैं चाहता हूं आज आप पाकिस्तान को थोड़ा समझा दीजिए। टू नेशन थ्योरी, जनरल मुनीर को देखिए जरा, उनके मुल्ला मुनीर जो उनको पूरी दुनिया अब कहने लगी है। कश्मीर पर सिर्फ इसलिए अपना हक जता देना क्योंकि वो मुस्लिम डोमिनेटेड है और उसके ऊपर 1947, 65, 71, फिर उसके बाद करगिल, फिर उसके बाद आपको पता ही है और इतने सारे आतंकवादी हमले, टेररिस्ट को अपने यहां पालना, कश्मीर को इतना बर्बाद करना, वहां खून बहाना। कश्मीर सिर्फ इसलिए पाकिस्तान का क्लेम वहां बन जाता है क्या कि वहां मुस्लिम ज्यादा है? नहीं, हम आपके हमारी सरकार काफी है पाकिस्तान को समझाने के लिए। हमने कल समझाया उनको थोड़ा, और वो बेहतर ही है कि होश के नाखून लें और समझे। कश्मीर के ताल्लुक से मैं इतना कहूंगा कि कश्मीर में मानक साहब जो एक ऑर्गेनिक रिसेंटमेंट पैदा हो चुका है पाकिस्तान के बारे में। अगर भारत सरकार यकीनन कन्फ्रंट करे पाकिस्तान को, मगर कश्मीरियों को अडॉप्ट करे। आज एक बेहतरीन मौका है कि ये जो कश्मीर में जो कंडेमनेशन हो रहा है पाकिस्तान के आतंकवाद का, ये हिस्टोरिक है, ये हिस्टोरिकल मोमेंट है। मैंने आज ऑल पार्टी मीटिंग में भी ये बात को कहा है, बल्कि मैं तो ये भी कहा हूं कि जो पूंछ में जितने घर डैमेज हुए हैं, भारत सरकार उनकी पाचपाई करे, क्योंकि हमारे पास सीक्रेट रिजर्व फंड जो भी बोलते होता है, जो लोग मारे गए उनकी मदद करे। और जरूरी हमको ये करना, इससे कश्मीरियों में और एतमाद बहाल होगा और बहुत अच्छा पैगाम जाएगा। पाकिस्तान एक फेल स्टेट है, आप क्या बोलेंगे? आप इमरान खान को जेल में डालकर आप भारत के मुसलमानों के बारे में बकवास बकते हैं। टू नेशन थियरी क्या है आपकी? देखिए मानक साहब, टू नेशन थियरी बोले ना तो पूंछ में 4 मासूम मुस्लिम बच्चे मर गए। कहां गया तुम्हारा टू नेशन थियरी का रिजेक्शन? ये नहीं देखते मुसलमान को, हिंदू को, सिख को। इनको सिर्फ एक ही मकसद है कि भारत में किस तरीके से डिस्टेबलाइज किया जाए। और जो कल फॉरेन सेक्रेटरी ने कहा बिल्कुल सही है, उनका शुरू से मकसद यही रहा कि इस देश में हिंदू मुस्लिम के झगड़े बढ़ते रहे, डिस्टेबलाइज किया जाए। तो ये तो अल्लाह का करम है कि हम सब इस चीज को सब अभी तक समझे हैं और आगे भी समझने की जरूरत है। ओवैसी साहब, आप सोशल मीडिया पर इतने एक्टिव रहते हैं, आपको भी बड़ा अजीब लग रहा होगा कि जो लोग आपको इतने सालों से ट्रोल करते आए, आपकी इतनी आलोचना करते आए, आज आप सबके हीरो बने हुए हैं। ओवैसी साहब पूरे देश के हीरो बने हुए हैं, मतलब किसी भी पक्ष का हो, किसी भी धर्म का हो, असदुद्दीन ओवैसी आज हिंदुस्तान के हीरो बने हुए हैं। आपको कैसा लग रहा है? ये एहसास कैसा है ओवैसी साहब? नहीं, देखिए एक बात सुनिए, ये जो कुछ मैं बोला हूं और इंशाल्लाह बोलता रहूंगा, चाहे वो मेरी सियासत हो, मेरी पार्टी की, या फिर देश का मामला हो, जो मेरे दिल में है, जिसको मैं सच समझता हूं, अल्हम्दुलिल्लाह बोलने की कोशिश करता हूं। जितना भी मैं बोल रहा हूं, मुझे अफसोस इस बात का है कि लोग जानते नहीं मुझे। जो हमारे हिंदू दोस्त मुझे जानते हैं वो आपसे इख्तलाफ करेंगे, बोलेंगे तुम नहीं जानते। और तीसरी बात यह है कि मानक साहब, आप जब काम खत्म करके जाते हैं तो आप एक पिता भी हैं, आपकी पत्नी भी है, मेरे भी फैमिली है, बच्चे हैं। ये ऐसे टाइम पे तो कोई बीजेपी को, कांग्रेस, एमआईएम, ये दूसरे पार्टीज तो नहीं देखेंगे ना। आपको तो अपने आर्म फोर्सेस के हौसलों को बुलंद रखना है और हमको ये सोचना है कि उनके परिवार पर क्या गुजर रही होगी, जो इस मुल्क की सालिमियत को, इस मुल्क की जमीन को बचाने के लिए आतंकवादियों से, एक पड़ोसी मुल्क के गैर जिम्मेदार रवैये को देखकर उन पर क्या गुजर रही होगी। तो ये कोई मैं किसी से सर्टिफिकेट लेने के लिए नहीं, किसी से दाद हासिल करने के लिए नहीं कह रहा हूं, ना मेरा मकसद है। अल्लाह जानता है मेरे दिल का हाल। बस मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि मैं इस मुल्क का एक शहरी हूं, बाइज्जत शहरी हूं, अव्वल दर्जे का शहरी हूं। मैं इस मुल्क का एमपी, जनता ने, अल्लाह ने मुझे बनाया है। थोड़ा बहुत बोलने की कोशिश कर रहे हैं और वो सच है। सच्चाई ये है कि पाकिस्तान डिस्टेबलाइज करना चाहता है, इससे कोई इनकार कर सकता है। सही बात। तो कुरान में अल्लाह बोल रहा है कि सच का साथ दो, सच बोलो, तो सच बोलने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है ओवैसी साहब, लेकिन जब आप सोशल मीडिया पर पाकिस्तान मुर्दाबाद का अपना नारा, उस वीडियो को आप डालते हैं,
और आपने बाकायदा तिरंगे के 3 रंगों की पगड़ी पहनी हुई है। तो क्या आप टू नेशन थ्योरी के खिलाफ भी एक मैसेज दे रहे हैं क्या ओवैसी साहब, कि टू नेशन थ्योरी को हम पहले भी नकार चुके थे, आज भी नकारते हैं? देखिए, वो पगड़ी जो है बांका के हमारे जो बिहार चुनाव के कैंडिडेट है रंजीत राणा ने मुझे बांधी। आप देखिए, कोई मुसलमान नहीं, रंजीत राणा ने कहा कि असद भाई इसको पहन लीजिए, मतलब लगाओ, मुझे कोई इतराज नहीं है। तो टू नेशन थ्योरी तो 1947 में हमारे बुजुर्गों ने उसको रिजेक्ट किया, और मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनकी खबर को नूर से भरे, उन्होंने तो लिखा था कॉम्पोजिट कल्चर। हमारे बुजुर्गों ने कॉम्पोजिट कल्चर को अपनाया, हमारे बुजुर्गों ने उसको रिजेक्ट किया, जिना के पैगाम को। जिनको जाना था वो पाकिस्तान चले गए, जो शुरू से अजल से भारत को अपना मानते आए हैं वो मानते आए हैं। हम इसी सरजमीन में पैदा हुए और इसी के आगोश में हम लोग चले जाएंगे जब अल्लाह का हुक्म होगा। तो टू नेशन थ्योरी को हमने कब अपनाया है? बाज लोगों को लगता है कि अगर हम मुस्लिम पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं तो देखो ये टू नेशन थ्योरी की बात कर रहा है। इल्जाम मुसलमानों से भी आता है और हमारे मेजॉरिटी कम्युनिटी से आता है। तो वो हमने तो देखिए, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट होगा तो देश मजबूत होगा। तो टू नेशन थ्योरी को तो हमने हमेशा रिजेक्ट किया। कब अपनाया हमने भारत के संविधान को अपनाया, हमने हमारे मुजाहिदीन आजादी की कुर्बानी को रायगा नहीं जाने दिया। चाहे अल्लामा काफी हो, अल्लामा फजल खैराबादी हो, इनकी कुर्बानियों को हम कैसे रायगा जाने देंगे? उन्होंने सब कुछ अपना लुटा दिया, अपनी जानों की कुर्बानी दी, तो हम उनके वारिस हैं। हम ये जो टू नेशन थ्योरी के लोगों के कभी वारिस थे ना, कभी हमारे लिए हमारे दिलों में उनके लिए कोई अहमियत रहेगी कभी नहीं। मुझे ऐसा लगा ओवैसी साहब कि जब आप पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा इस समय जब जंग चल रही है तब आप उसको हाईलाइट करते हैं, उससे एक मैसेज ये भी जाता है कि ये धर्म के नाम पर टू नेशन थ्योरी तो है ही, लेकिन इस्लाम के नाम पर ये जो एक देश बना उसका ऐसा स्वरूप, ऐसा रूप, मतलब ऐसा बिगड़ा हुआ रूप, विभत्स रूप, आप शायद उसकी भी आलोचना करने के लिए आप ये नारा दे रहे हैं। नहीं, देखिए, 19वीं सदी में 19th सेंचुरी में 2 कंट्रीज बने मजहब की बुनियाद पर, और दोनों भी फेल्ड स्टेट है। एक इजराइल बना, अब जेनोसाइड कर रहा है 50,000 फलस्तीनियों का बरसों से। पाकिस्तान बना इस्लाम का नाम लेकर, आप देखिए वहां कितने अब्यूज हो रहे हैं। तो ये दोनों भी नाकाम स्टेट हैं, दोनों भी फेल्ड स्टेट है। अगर आपके पास अगर आप डाइवर्सिटी को, कल्चर को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, पाकिस्तान एक्सेप्ट ही नहीं करता। बल्कि मुझे यहां पर याद आ रहा है कि उस वक्त बांग्लादेश नहीं बना था। जिना साहब जब पहली मर्तबा ढाका गए तो वहां के स्टूडेंट्स ने आकर उन्होंने कहा कि आप उर्दू को इंपोज मत करिए, यहां पर हम बंगाली बोलने वाले हैं। तो जिना साहब ने कहा कि नहीं, हम उर्दू को इंपोज करेंगे। उन्होंने बीज बो दिया था बांग्लादेश का उसी वक्त। तो डाइवर्सिटी को अगर आप कबूल नहीं करेंगे तो कैसे आप अपना कंट्री को चलाएंगे, चाहे वो इजराइल हो या पाकिस्तान हो? तो डाइवर्सिटी बहुत जरूरी है ना, ये प्लुरलिज्म है। अगर आप बोलेंगे कि एक ही सिस्टम, एक ही कल्चर रहेगा, तो ना तो भारत किसी भी कंट्री के लिए अच्छा नहीं है, बशमूल भारत के वो। ठीक है। कर्नल सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह के लिए, विंग कमांडर व्योमिका सिंह के लिए 2 शब्द कहेंगे ओवैसी साहब? नहीं, ये हमारे आर्म फोर्सेस के जिम्मेदार लोग हैं। हम उनकी कुर्बानियों पर, उनकी मेहनत पर फख्र करते हैं और हम उनको अपनी तरफ से अपनी बेस्ट विशेस देते हैं। नहीं, आपने देखा होगा ना, विक्रम मिस्री बीच में बैठे हुए थे कल जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। वो कश्मीरी पंडित हैं। इधर बाईं तरफ बैठी थी सोफिया कुरैशी, कर्नल सोफिया कुरैशी, और दाईं तरफ बैठी हुई थी विंग कमांडर व्योमिका सिंह। तो ये जो मैसेजिंग है हिंदुस्तान की, इस मैसेजिंग को आप कैसे देख रहे हैं? मैं मैसेजिंग नहीं देखता हूं। मैं ये देख रहा हूं कि ये तीनों हमारे देश के जिम्मेदार लोग हैं और इन तीनों पर हमको फख्र है और नाज है। यकीनन अगर आप इसको बोलेंगे कि सोफिया कुरैशी मुसलमान है और दूसरी महिला जो है वो महिला है, वो एक फेमिनिज्म आ गया, एक मुसलमान आ गया, एक कश्मीरी आ गया, तो मैं समझता हूं कि हम डिमीन कर रहे हैं विक्रम मिस्री को, सोफिया कुरैशी को और दूसरी एयरफोर्स की बहादुर महिला को। ये इसको अननेसेसरी हम लोग खींच रहे हैं इस तरह से। मैसेजिंग नहीं था, ये भारत है, यही तो भारत है, इसको हमको समझने की जरूरत है। दिस इज व्हाट। अच्छा, 2 फर्क देख लीजिए। एक, कल पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो नमाज जनाजा हाफिज अब्दुल रऊफ पढ़ा रहे हैं, वो यूएसए के डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं। वो नमाज पढ़ा रहे हैं और उनके पीछे पूरे बैंड ऑर्गेनाइजेशन लोग खड़े हुए और उनके पीछे पाकिस्तान की मिलिट्री के लोग यूनिफॉर्म में खड़े हुए। वो पाकिस्तान है। और यहां पर आप देख रहे हैं मिस्री के बाजू कौन कौन है। ये इंडिया है। अगर इसको हमको प्रिजर्व करने की जरूरत है। और कुछ लोग तो बड़े इसकी भी तारीफ कर रहे हैं कि नाम जो दिया ऑपरेशन सिंदूर बिल्कुल सही दिया, क्योंकि हमारी हिंदुस्तानी महिलाओं के पहलगाम में जिन लोगों ने सिंदूर उजाड़े, बिल्कुल सही संदेश उसी भाषा में दिया गया। आप इससे सहमत हैं? भाई देखिए, नाम से ज्यादा मुझे ये कहना है कि जो बैंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर पर जो हमने उनको पैगाम दिया, देखिए दहशतगर्दों के दिल पर हमने जाकर पैगाम दिया है, वो इंपॉर्टेंट था। आज जब ऑल पार्टी मीटिंग में आप गए तो वहां किसी ने आपको बधाई दी क्या ओवैसी साहब, कि सोशल मीडिया पर आप तो हीरो बने हुए हैं?
नहीं नहीं, आप लोग खामखा मुझे बड़ा कर पेश कर रहे हैं। मैं इस चक्कर में आने वाला नहीं हूँ। कभी फूल पड़ेंगे तो कभी पत्थर भी पड़ेंगे। ये राजनीति का खेल है। मैं ना फूल के लिए ना मानक साहब से तारीफ का मोहताज हूँ, ना किसी की तारीफ का मैं मोहताज हूँ। मैं जो कुछ कह रहा हूं लेकिन मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि आप सोशल मीडिया पर कमेंट्स नहीं पढ़ रहे हैं जो आपके लिए आ रहे हैं इस समय, आपकी तारीफ में आ रहे हैं। आपको गलतफहमी है कि मैं पढ़ता हूं। देखिए, जब आप राजनीति में आते हैं तो आपको हर चीज के लिए तैयार रहना पड़ता है, अपनी जिंदगी की कुर्बानी देने के लिए तैयार रहना पड़ता है आपको हर चीज के। तो ये आप एक अच्छा, ये वक्त तो राजनीति का नहीं है ना। बिल्कुल सही है, ये तो वक्त राजनीति का नहीं है। तो कोई, मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे ओ वाह मुझे इतना तारीफ लीजिए। मैं तारीफ, देखिए हम सिर्फ तारीफ करते अल्लाह की, वो काफी है। ये हमारे को, मुझे पर्सनली जरूरत नहीं है। आप मुझे डिसएग्री करिए, गाली दीजिए, मैं तो रुकने वाला नहीं हूँ। अगर मेरी कोई तारीफ करे तो मैं रुक जाऊंगा, वाह 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 मेरी रात में नहीं अच्छी आएगी। कोई मुझे गाली देगा तो रात में अच्छी आएगी। सब गलत बातें, ये सब होता रहता है। ठीक है, ये कैसा है। अब आप मानक साहब के खिलाफ लोग लिख देते हैं, अरे भाई तुमने क्या एंकर किया, तो क्या आप रात में जाके आराम से नहीं सोते अब देखिए, आपने कहा ना कि आप मेरे चक्कर में नहीं आएंगे, मैं भी आपके चक्कर में नहीं आऊंगा ओवैसी साहब, और मैं आपकी तारीफ जरूर करूंगा जाते जाते। आपने जो मोर्चा संभाला है ना हिंदुस्तान की तरफ से ओवैसी साहब, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन आपने जिस सक्रियता से आपने मोर्चा संभाला पाकिस्तान को जवाब देने के लिए, वो वाकई काबिल तारीफ है ओवैसी साहब। मैं आपसे कंप्लीट डिसएग्री करता हूं। मोर्चा संभालने वाले हमारे आर्म फोर्सेस हैं और वो हमको आपको आराम से चैन की नींद सोने की प्रोवाइड करते हैं। तो मोर्चा वो संभालें। वहां पर हम क्या कर रहे हैं बेचारे। मुझे कभी सोचिए, हम लोग सोचना है कि उनके फैमिलीज पर क्या गुजर रही होगी, जिनको सबको बुला लिया गया, उनकी लीव कैंसिल कर दी गई। भाई वो मोर्चा संभाले हुए, तो हमको उनको सलाम करने की जरूरत है आज। आसिम मुनीर के लिए कुछ शब्द कहेंगे जाते जाते? क्या बोलेंगे आपका टू नेशन थियरी तो आप ही के मुंह पर एक तमाचा पड़ गया जब आपने पूंछ में मुसलमान बच्चों को मरवा दिया। बताओ तुम क्या कर रहे हो, फिर वो आप कौन सी बात कर रहे हैं? तो ये इनका पूरा सिस्टम ही कोलैप्स हो चुका है। ये सिर्फ अपने, देखिए, अपनी हेजीमनी को, अपने असर को बरकरार रखने के लिए अफसोस की बात यह है कि आप दीन इस्लाम को इस्तेमाल करते हैं। आपको दीन इस्लाम से मतलब क्या है? अगर आपको दीन इस्लाम से मतलब होता तो हमारे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम जमीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। ये नहीं कहा कि तुम मुसलमानों पर रहम करो, बल्कि कहा कि जमीन वालों पर रहम करो। आप कहां रहम कर रहे हैं? आप तो जुल्म कर रहे हैं।